कल की कहानी में आपको बताया था कि कैसे उस सफाई कर्मचारी के दावे, उसके मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान और पुलिस को दी गई कंप्लेंट के बाद एक एसआईटी बनी और एसआईटी ने 15 ऐसी जगहों की निशानदेही की जो इस सफाई कर्मचारी या कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता कहें इसे या गवाह कहें, उसने बताई थी कि इन 15 जगहों पर उसने तमाम लाशें दफनाई थी। तो उसकी बाकायदा मार्किंग की गई, साइट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से। अब कल से ही खुदाई शुरू हो गई थी। चूंकि धर्मस्थला के अंदर नेत्रावती नदी के पास रिजर्व फॉरेस्ट के पास का इलाका है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो सर्च ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल से ही काम शुरू हो गया। कल पहली खुदाई हुई थी साइट नंबर 1 की, और आज इस वक्त जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आज दूसरे दिन का सर्च ऑपरेशन या खुदाई का काम पूरा हुआ। आज 4 साइट की और खुदाई हुई। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 15 जगह की जो शिनाख्त की गई थी, उनमें से 5 जगहों की खुदाई आज पूरी हो गई। पहली खुदाई की कहानी से शुरू करते हैं। कल दोपहर 12 बजे के आसपास एसआईटी की टीम, उनके साथ फॉरेंसिक की टीम, क्योंकि गड्ढे के अंदर से बहुत सारी पुरानी चीज़ें निकालनी है, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी एसओसीओ की टीम, ये सारे लोग वहाँ पहुँचे और एंटी नक्सल स्क्वाड तो था ही था, और साथ में मजदूरों को अपने ले जाया गया। नेत्रावती नदी के किनारे साइट नंबर 1 पहली जगह पर खुदाई का काम दोपहर ठीक 12 बजे शुरू हुआ, ट्यूसडे को। इस खुदाई का काम पहले मजदूरों ने हाथों से किया, अपने साथ जो औजार लेकर आए थे उससे उन्होंने खोदना शुरू किया, जिस जगह पर उस कंप्लेनेंट ने, उस सफाई कर्मचारी ने बताया था और जिसको पहले ही मार्क कर दिया गया था। इन सारे लोगों के साथ नकाब में वो सफाई कर्मचारी भी उस मौके पर मौजूद था। इसके बाद गड्ढा खोदना शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद लगभग 3 फीट गहरा गड्ढा खुद चुका था, 3 फीट। अब 3 फीट गड्ढा हाथ से खुद रहा था, अचानक 3 फीट के बाद जमीन से पानी निकल आया। अब वो गड्ढा पानी से भर गया। अब उसकी वजह ये थी कि ये जो पहली साइट थी जहां पर ये निशानदेही कर इसको खोदा जा रहा था, उस जगह से नेत्रावती नदी का किनारा मुश्किल से 8 फीट की दूरी पर था, 8 मीटर। तो अब 8 से 10 मीटर की दूरी पर नेत्रावती नदी और उसके बराबर में ये गड्ढा, तो जाहिर सी बात है कि कम गहराई में भी पानी निकल आएगा। तो अब 3 फीट के बाद ही पहली खुदाई में पानी निकल आई। अब जैसे ही पानी निकला तो खुदाई का काम रोकना पड़ा, क्योंकि उसके बाद अब कैसे आप खुदाई करेंगे मैनुअली। फिर वहाँ पर डीआईजी, जिनकी अगुवाई में ये सब कुछ हो रहा था, डीजीपी साहब नहीं थे उस वक्त, प्रणब मोहंती वहाँ पर, तो डीआईजी ही की निगरानी में साइट पर खुदाई हो रही है। तो खुदाई का काम रोका गया। इसके बाद ये हुआ कि भाई आगे का काम तो मैनुअली हो नहीं सकता। खैर, इंतज़ाम पहले से था, अर्थ मूवर यानी मशीन के ज़रिए खुदाई, अर्थ मूवर को बुलाया गया, करीब लाया गया, और अब इस दौरान में 1-2 घंटा ये खुदाई का काम रुक गया था जो 12 बजे शुरू हुआ। अब अर्थ मूवर को लाया गया, उसके बाद खुदाई शुरू हुई। बीच बीच में बारिश हो रही है, उसमें से पहले गड्ढे से पानी निकाला गया और फिर अर्थ मूवर के ज़रिए अब और खुदाई। लगातार वो गवाह वहीं पर खड़ा रहा, पूरी टीम, खुदाई चल रही है, सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। पता नहीं कितनी गहरी खुदाई के बाद कौन सी लाशें, कौन सा कंकाल, कौन से सबूत बाहर आ जाए। अब मशीन से खुदाई शुरू हो रही है, धीरे धीरे गहराई बढ़ती जा रही है। 3 फीट में रुका था मशीन के बाद सीधे 6, 8, 10 फीट गहरा गड्ढा खुद चुका है। अब वहाँ पर हो ये रहा कि उस गवाह से पूछा जा रहा है कि ये बताओ कितना नीचे लाश को तुमने दफनाया। वो कहता रहा है, और फिर पूछा ये भी जा रहा कि और खुदाई करें। वो कहता, फिर और खुदाई होती। धीरे धीरे करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खुद गया, 15 फीट, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब उस गवाह से पूछा गया, कंप्लेनेंट से, कि बताओ कि इससे ज़्यादा गहराई में तुम लोगों ने लाशें दफनाई थी क्या? उसने कहा नहीं साहब, इतनी गहराई में तो नहीं दफनाई। तो उन्होंने कहा अब आस पास में तो देखो तुम, 15 फीट की गहराई तक खुद चुका है और अब पानी भी निकल रहा है, तो अब क्या करें? तुम्हें लगता है यहाँ पे कोई लाशें हैं? तो अगर तुम कहो तो अब ये खुदाई रोक देते हैं पहले साइट की।
शाम करीब 6 बजे, अब अंधेरा भी हो रहा, मौसम भी ख़राब है, गवाह ने कहा कि अब खुदाई रोक दीजिए। उसकी मर्जी ली गई और इसके बाद खुदाई का काम रोक दिया गया और जो गड्ढा हुआ था फिर उस गड्ढे पर वापस मट्टी डाला गया, उसे भर दिया गया शाम के 6 बजे ट्यूसडे का दिन। और इस तरीके से 15 साइट्स जो चुनी गई थी, 15 जगह जहाँ से लाशों को खोद कर निकालने का काम शुरू किया था SIT ने, पहले मिशन में कुछ भी हाथ नहीं लगा, खाली गया, कोई लाश नहीं, कोई कंकाल नहीं, कोई इंसानी सबूत नहीं कि जिसे मारकर यहाँ दफनाया गया हो। 6 बजे पैकअप हुआ। SIT की टीम ने कहा बाकी की साइट्स नेक्स्ट डे यानी आज वेडनेसडे को खुदाई करेंगे। टीम चली गई, लेकिन टीम के जाने के बाद आज सुबह जो सफाई कर्मचारी, जो विटनेस कंप्लेनेंट है, उनके वकील हैं मंजूनाथ M, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। ये उस स्टेटमेंट की कॉपी है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है कि बेशक पहले दिन कोई लाश या कंकाल नहीं मिले, लेकिन जब खुदाई हो रही थी तो 2.5 फीट गहरी, जब गड्ढा गहरा हुआ 2.5 फीट 2.5 फीट, तो उसी गड्ढे से पहले साइड से जो उस विटनेस ने बताया था कि यहाँ लाशें दफनाई है, उसके अंदर से एक रेड टोन ब्लाउज, मतलब लाल रंग का फटा हुआ ब्लाउज, एक पैन कार्ड और एक ATM कार्ड मिला है 2.5 फीट गहरे गड्ढे के अंदर से। और ये स्टेटमेंट बाकी वकील ने, जो कंप्लेनेंट के वकील, उन्होंने जारी किया है, मंजूनाथ M। तो सवाल ये है कि कंप्लेनेंट ने भी ये जगह बताई, साइट पहले से मार्किंग की गई, फर्स्ट साइट यही था, और उसके अंदर से ये 3 चीज़ें बरामद थी। जो 2 IT कार्ड मिले, पैन कार्ड और ATM, उसमें से 2 नाम लिखे थे, एक मेल का नाम था, एक फीमेल का। मेल का नाम रिलीज में नहीं है स्टेटमेंट में, लेकिन फीमेल का नाम है लक्ष्मी। अब इत्तेफाक से एक लक्ष्मी वो थी जिसने कभी अपनी जान दी थी, लेकिन और भी कुछ लक्ष्मी थी, कौन थी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। और ब्लाउज का मिलना, तो वकील का कहना है कि ये चीज़ें, इनकी अगर जांच की जाएगी तो क्या पता क्या कहानी सामने आए। तो खैर, हालांकि इस पर SIT ने अभी कोई सफाई नहीं दी है, न कुछ स्टेटमेंट दिया है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं 2.5 फीट गहराई में लाल रंग के ब्लाउज का टुकड़ा, एक ATM और एक पैन कार्ड मिला है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वकील ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर दिया। खैर, पहले दिन की खुदाई पूरी हुई। उसके बाद अब दूसरा दिन आया, वेंसडे, यानी आज का दिन 30 जुलाई। SIT की टीम तमाम लाओ लश्कर के साथ, वही फॉरेंसिक टीम, वही एंटी नक्सल स्क्वाड, इसके अलावा कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स और मज़दूरों को लेकर अब साइट 2 पर पहुंची। साइट 2 की खुदाई शुरू हुई। आज सुबह खुदाई शुरू हुई। गवाह आज भी साथ में, उससे पूछा जा रहा है और कितना वो बताता जा रहा है। साइट 2 में भी करीब 10 फीट से ऊपर, मतलब गहरा गड्ढा खोद लिया गया। फिर उससे पूछा गया और भी गहराई में जाना है, उसने कहा नहीं, साइट 2 से कुछ नहीं मिला। साइट 2 गड्ढे को बंद। अब साइट 3 की खुदाई शुरू हुई। ये जितने भी साइट 1, 2, 3, 4 और 5 थे, जो अभी तक हुए हैं आज तक, कल 1 आज 4, ये सारे नेत्रावती नदी के बिल्कुल किनारे हैं। और 8 लोकेशन जो उसने बताई है, 1 to 8, ये सभी नेत्रावती नदी के ही किनारे हैं। 9 से शुरू होता है हाईवे और रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया। खैर, नंबर 2 में कुछ नहीं मिला। इसके बाद नंबर 3 साइट पर ले जाएगा, सब पास में। वहाँ पर भी फिर मशीन से और इंसानों की मदद से खुदाई शुरू हुई। 10, 12, 14 फीट की गहराई तक गए, कुछ नहीं निकला। इसके बाद साइट नंबर 3 पर गए। साइट नंबर 3 की खुदाई शुरू हुई। वहाँ पे भी इतनी ही गहराई में पूछा गया। फिर लास्ट में कंप्लेनेंट से उसने अपनी रजामंदी दी कि ठीक है, अब और गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस गड्ढे के भी काम बंद कर दिया गया। इसी तरीके से 4 की भी खुदाई शुरू हुई। गहराई में जाने में वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। फिर 5 की हुई। शाम के अंधेरा होते होते कल और आज मिलाकर 5 साइट 15 में से, आउट ऑफ 15, 5 साइट्स की खुदाई पूरी हो गई। लेकिन लाशों का इंतज़ार अब भी इंतज़ार ही रह गया। कोई लाश नहीं मिली।
अब बाकी बचे 10। 3 अभी भी नेत्रावती नदी के किनारे हैं, इसके बाद बचेंगे 7। वो 7 हाईवे और जंगल के पास है और एक मेन रोड के पास है। कल एसआईटी ने कहा कि वो बाकी की खुदाई का काम करेंगे, इसके बाद परसों करेंगे। और जिस तेज़ी से एसआईटी खुदाई कर रही है, मुझे लगता है कि अगले 2, 3 या 4 दिनों के अंदर 15 के 15 साइट्स की खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। हालांकि जंगल के अंदर थोड़ा मुश्किल आएगा, खुद एसआईटी का कहना है, लेकिन 3 से 4 दिनों में हो जाएगा। तो पहले 2 दिन में तो हाथ कुछ आया नहीं। अब नहीं आया तो क्या इसका मतलब है ये गवाह झूठ बोल रहा है, या फिर ये है कि यहाँ से लाशें पहले ही निकाल दी गई, या फिर ये है कि इसी नेत्रावती नदी में कम से कम 8-10 साल पहले शायद बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से आसपास का पूरा इलाका डूब गया था। तो क्या उस बाढ़ की वजह से भी वो सबूत, वो लाशें सब गायब हो गई? और फिर 95 से ये काम कर रहा है, 98 से इसने लाशें देखनी शुरू की। तो 98 से अगर देखनी शुरू की तो 25 और 2 27 साल बाद क्या लाशों का कोई सबूत इस मतलब नरम मुलायम जिसके इर्द गिर्द पानी है और नेत्रावती नदी है तो मिल पाएगा? कहना मुश्किल है। लेकिन अभी भी 10 साइट्स बाकी हैं और उन 10 साइट्स की खुदाई अब कल से शुरू फिर से होगी। 5 में तो कुछ मिला नहीं, तो 10 का क्या होगा पता नहीं। अब इसके अलावा जो इस कंप्लेनेंट के वकील हैं, पहली रिलीज तो उन्होंने बयान जारी किया कि पहली साइट से लाल ब्लाउज और पैन और दूसरा एटीएम कार्ड मिला था। दूसरी रिलीज में उन्होंने जो जारी की है, उनकी दूसरी रिलीज है मंजूनाथ एन वकील। उन्होंने लिखा है कि जिन 5 साइट पर आज खुदाई हुई और जो बाकी के 10 बचे हैं, 15 साइट की शिनाख्त की है इस कंप्लेनेंट ने, यानी कि सफाई कर्मचारी ने। उसने हर साइट्स के बारे में ये भी बताया है कि इन साइट्स के या इन जगहों पर उसके नीचे कितनी लाशें दफन हैं या उसने दफनाई है। बाकायदा लिस्ट जारी की गई है। 15 जगह इसने बताई थी। तो जो लिस्ट जारी की गई है उसमें है कि साइट नंबर 1 जिसकी कल खुदाई की गई, जिसमें से कुछ नहीं मिला, लेकिन क्लेम ये है कि ब्लाउज और पैन कार्ड और एटीएम मिला था। उनका कहना है कि इस कंप्लेनेंट ने यह दावा किया था कि इस पहले साइट के नीचे उसने 2 लाशें दफनाई हैं। 2, साइट 1 जो कल हो गया, कुछ नहीं मिला। साइट 2, 3, 4 और 5 जहां आज खुदाई हुई, जहां से आज कुछ नहीं मिला, लेकिन इस कंप्लेनेंट के दावे के हिसाब से साइट नंबर 2 पर इसने 2 लाशें दफनाई थी। साइट नंबर 3 पर भी इसने 2 लाशें दफनाई। साइट नंबर 4 और 5 में इसने 6 लाशें दफनाई। यानी साइट 1 पर 2 लाशें, 2 पर 2 लाशें, साइट नंबर 3 पर 2 लाशें, साइट नंबर 4 और 5 पर 6 लाशें। साइट नंबर 6, 7 और 8 जिसकी खुदाई शायद कल होगी, तो उसका कहना है कि साइट नंबर 6, 7 और 8 में कुल 8 लाशें इसने दफनाई है। मतलब इन 3 साइट्स जगहों पर 8 लाशें दफनाई है। इसके अलावा साइट नंबर 9 में 6 से 7 लाशें इसने दफनाने का दावा किया। साइट नंबर 9। साइट नंबर 10 पर इसके हिसाब से इसने 3 लाशें दफनाई हैं। साइट नंबर 11 पर इसके हिसाब से इसने 9 लाशें दफनाई हैं। साइट नंबर 12 पर इसने कहा है कि 4 से 5 लाशें दफनाई हैं। और इसका कहना है कि साइट नंबर 13 में सबसे ज़्यादा लाशें इसने दफनाई हैं, जिसकी गिनती भी नहीं बताया। साइट नंबर 13, 14, 15 का इसमें जिक्र नहीं है। तो साइट नंबर 13 में सबसे ज़्यादा लाशें। तो ये तो वो रिलीज़ है जिसके हिसाब से कहा गया। अब इसी बीच में एक और चीज़, एसआईटी जो इस काम में लगी हुई है, हमारे वहाँ पे रिपोर्टर हैं सगय राज और हमारे शिव मूर्ति कैमरामैन। तो एसआईटी की टीम में से एक टीम के मेंबर से बात की और उनसे पूछा कि ये क्या है, क्या वाकई 15 साइट से कुछ निकलेगा ऑफ द रिकॉर्ड। तो एक बड़ी अजीब बात उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि जब ये एसपी के पास गए थे पहली कंप्लेंट लेकर, ये कंप्लेनेंट, तो अपनी कंप्लेंट के साथ इसने सारी कहानी दी थी और एक बोरी में एक खोपड़ी लेकर आया था इंसानी, और उसने कहा था कि ये उसी धर्मस्थला के आसपास से अपनी जान जोखिम में डालकर इस दफनाए हुए
कंकाल को निकाला और खोपड़ी लेकर आया ताकि पुलिस उसकी बातों पर यकीन कर सके। तो अब एसआईटी ने उससे पूछा कि चलो अब तो तुम धर्मस्थला आ गए हमारे साथ, 15 साइट भी बता दी, अब ये बताओ कि ये जो स्कल या खोपड़ी तुमने पुलिस को दिया और तुमने बताया कि अपनी जान जोखिम में डालकर धर्मस्थला गए थे और खामोशी से इसको खोद कर निकाला है, ये कहाँ से निकाला था, वो लोकेशन बताओ। एसआईटी का कहना है कि अभी तक वो लोकेशन नहीं बताया कि ये खोपड़ी कहाँ से लेकर आए थे। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में बताए, पर अभी तक नहीं बताया। तो ये केस अभी कहीं भी जा सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई है कि पहले 5 साइट में अभी तक के हिसाब से कुछ नहीं मिला, लेकिन वकील के हिसाब से कुछ चीज़ें मिली है जो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अब इसी बीच में एक और खबर आ गई। अब ये अजीब भी है और इसको दूसरी तरीके से भी आप कैसे लें। इस पूरी एसआईटी टीम के चीफ जो बनाए गए थे वो थे डीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी प्रणब मोहंती, एक सुलझे हुए समझदार और कहते हैं ईमानदार अफसर है, तेज तर्रार अफसर है, और इन्हीं की अगुवाई में 20 पुलिस अफसरों की टीम बनाई गई अभी लास्ट सैटरडे को। लेकिन आज ही एक ऑर्डर आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और ऑर्डर ये है कि प्रणब मोहंती को अब आप कर्नाटक स्टेट से फ्री कर दें, क्योंकि वो सेंटर की ड्यूटी निभाएंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में उनकी पोस्टिंग होगी। इसमें कोई अजीब बात भी नहीं है। जो डीजीपी रैंक के आईपीएस होते हैं उनका एक ख़ास टेन्योर होता है और उसके बाद उनको इधर उधर डिपुटेशन भी भेजा जाता, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, सपोज सीबीआई में या कहीं और ऐसी जगह पे पोस्टिंग मिल जाती है। अब जो अभी लिस्ट जारी हुई है कि जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंटर की ड्यूटी में अब लगाया जाना है, उनमें प्रणब मोहंती का भी नाम। अब यहाँ बड़ी अजीब बात है कि बड़ी हो हल्ला के बाद कर्नाटक सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया, बड़ी सोच समझकर फिर डीजीपी के तौर पर जो इसको लीड करेंगे प्रणब मोहंती का नाम तय किया। उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी और अब अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फैसला कि उनको यहाँ से हटाकर सेंटर में भेजो, तो इसका क्या मतलब है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने ये कहा है, वहाँ के होम मिनिस्टर ने, कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डीजीपी मोहंती सेंटर में ज्वाइन भी कर लें, लेकिन जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती उनको यहाँ रहने दिया जाए, इस एसआईटी के चीफ के तौर पर भी वो काम करते रहे। अब ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है। लेकिन अचानक बीच इन्वेस्टिगेशन से एक एसआईटी चीफ का इस तरीके से कर्नाटक से निकाल कर सेंटर भेजना बहुत सारे लोगों के मन में एक दूसरा सवाल भी पैदा कर रहा है। अब सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी सच्चाई है देखिए सामने आएगी। अभी सिर्फ 10 साइट बाकी है, 5 की खुदाई हुई है, 5 में तो कुछ नतीजा उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से वो सफाई कर्मचारी दावा कर रहा है। बट आने वाले 2-4 दिनों में क्या होगा लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। तो कहानी में तो इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज समृद्धा बराही, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे समृद्धा जी। और ये शिवानी बराही जी ने भेजा, उनके हस्बैंड है समृद्धा साहब। एंड समृद्धा साहब हैप्पी बर्थडे के साथ साथ चीयर्स। मैंने सुना आप कुछ हेल्थ के इशू थे, लेकिन ठीक है, इस दुनिया में अच्छे बुरे हंसी खुशी सब कुछ आता है, तो उसको उसी तरीके से हम लोग को लेना चाहिए। एंड दुआ यही है आप जल्द से जल्द बिल्कुल फिट हों और अच्छे रहें हमेशा, और कभी मौका मिला तो आपसे मुलाकात भी होगी। तो एंजॉय योर डे समृद्धा बराही साहब एंड हैप्पी बर्थडे। साथ ही परिधि वर्मा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे परिधि। और ये भेजा आदित्य नारायण शुक्ला जी ने। इसके अलावा विद्या रानी डोंडे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विद्या रानी जी। और ये भेजा है विजय मीना एंड महक ने। साथ ही प्रिंस सोनी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। और ये भेजा अभय सोनी ने है। इसके अलावा जसप्रीत एंड अमित चीमा, इन दोनों की एनिवर्सरी है आज, तो जसप्रीत जी एंड अमृत जी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी एनिवर्सरी। भेजा है बुक्सानी दीपक होतू ने। अभिषेक मगोत्रा जे इनके से हैं जम्मू एंड कश्मीर से, थैंक यू सो मच अभिषेक भाई आपके मेल के लिए, आपके इस प्यार के लिए। और हर्षित वर्मा, माफ़ी चाहता हूँ हर्षित भाई, बहुत दिनों से आपने मेल लिखा, कई बार लिखा, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। हर्षित वर्मा ने ये पूछा है मुझसे कि कहीं आपने बताया था कि आप जासूस बनना चाहते थे बड़े होकर, जब मैं पढ़ रहा था, तो डिटेक्टिव।
तो इनका सवाल ये है कि उस वक्त ये इंटरनेट और सारी चीज़ें तो थी नहीं, तो फिर आप क्या करते थे, एक जासूस बनने के लिए तैयारी कैसे करते थे? तो क्या आप कभी नॉवेल, इस तरह की जासूसी कहानियाँ, उपन्यास पढ़ते थे? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी पढ़ते थे? तो हर्षित वर्मा भाई, ये सच है कि जासूस बनना चाहता था, और बनने के पीछे ही वजह जासूसी नावल, क्योंकि जासूसी नावल जब मेरे मामा थे वो पढ़ा करते थे, तो उनसे ही मुझे लत लगी, और मैं सिलेबस की किताब में जासूसी नावल को डालकर, और घर वाले लगता था कि पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नावल पढ़ा करता था। तो बहुत सारे सुरेंद्र मोहन पाठक जी को मैंने बहुत पढ़ा, और जब मैं अभी उनसे अब मिला तो ऐसा लगा बचपन का सपना पूरा हुआ। जिनको पढ़ पढ़ कर बड़ा हुआ, उनसे रूबरू मुलाकात, उनका इंटरव्यू करना, मतलब एक इज़्ज़त की बात थी मेरे लिए। कर्नल रंजीत को बहुत पढ़ा, वेद प्रकाश शर्मा जी को बहुत पढ़ा, जेम्स हेडली की बहुत सारी वो पढ़ी नॉवेल। लेकिन मुझ पर जो सबसे ज़्यादा असर डाला, जासूस तो बन नहीं पाया था, क्राइम रिपोर्टर भी बन पाया, वो एक जो राइटर थे इब्न सफ़ी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, इब्न सफ़ी शायद 30 या 35 ही उन्होंने नॉवेल लिखे, लेकिन उनकी किताबों का बड़ा असर था। वो जिस तरीके से सारे केसेस होते थे, सुलझाते थे, उनका मेन जो लीड कैरेक्टर था हीरो उसमें, इमरान, कर्नल फरीदी, तो उन कैरेक्टर को मुझे लगता था कि मैं हूँ जब पढ़ता था, और मेरे दिमाग में हमेशा ये बंद करके आंखें सोचता था कि मैं ये मेन कैरेक्टर हूँ, इमरान या कर्नल फरीदी, और मैं इन सारे केसेस को सुलझा रहा हूँ। तो बड़ा खुश होता था आंख बंद करके सपना देखकर। लेकिन यही वो कैरेक्टर थे और यही वो नॉवेल जिसकी वजह से शायद मुझे एक रास्ता मिला, और क्राइम रिपोर्टर बनाने में बहुत बड़ा रोल है वो इब्न सफ़ी साहब के इस तमाम नॉवेल का ही रहा है। तो उम्मीद है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।